मथुरा के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ राजनीतिक डॉक्टर अशोक अग्रवाल के साथ की गई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। जो पार्टी चाहे उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। देखिए यह खास बातचीत। मथुरा के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, आइए करते हैं सर से बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीजी न्यूज चैनल में। धन्यवाद। सर, मथुरा की जनता आपको एज ए बाल रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत मानती है, बहुत पसंद भी करती है, लेकिन विधायक के रूप में नहीं। ऐसा क्यों है? देखिए, विधायक के रूप में नहीं, आप ये नहीं कह सकते। मैं जब 2012 का चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से हारा था, जबकि मैं समाजवादी पार्टी के बैनर में चुनाव लड़ा था उस समय। और समाजवादी पार्टी मथुरा में उस समय बहुत मजबूत नहीं थी। आज तो कंपेरेटिवली उस समय के हिसाब से देखें तो फिर भी समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है। तो और कुल 1300 वोटों से मैं चुनाव हारा था। और वो भी मैं ये मानता हूँ कि मेरी बहुत सारी गलतियां थी। जनता ने तो बहुत प्यार उसने दिया था मुझे, कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, उसकी वजह से मैंने बहुत सारी गलतियां की। और बाद में कुछ काउंटिंग में भी कुछ ऐसा हुआ जो शायद उसने भी परिणाम को प्रभावित किया। तो वो चुनाव मेरे लिए बहुत अच्छा था। 2017 के चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर इतना वोटों का बंटवारा था, सब लोगों ने देखा ही था 2017 में। तो वो उस चुनाव में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया था। 2012 का मैं लड़ा नहीं चुनाव। और आगे क्या होगा, कोई भी कुछ नहीं कह सकता क्या होने वाला है। तो जनता ने तो मुझे पूरा प्यार उसने दिया, लेकिन पार्टी के बेस के हिसाब से मैं शायद इतना अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि लोकदल का भी मतलब विधानसभा में बहुत ज्यादा कोई बेस था नहीं। और निश्चित रूप से चुनाव में प्रत्याशी वो ही जीतता है जिसका अपने चेहरे पर वोट के अलावा पार्टी का भी साथ हो। अब बहुत सारे वोट चाहिए होते हैं हार जीत के लिए। पहले चुनाव में 30-35 हजार, आज से 15 साल पहले बन जाए तो 30-35-40 हजार वोटों पे हार जीत हो जाती थी। अब हार जीत के लिए आपको 1 लाख से ऊपर वोट चाहिएगा, तो उसमें पार्टी का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति का जो प्रवेश हुआ वो इसीलिए हुआ कि 2 दल 3 दल मिलकर बेहतर उनका अपना वोट बैंक हो जाए, प्लस प्रत्याशी का वोट बैंक हो। उस हिसाब से ठीक है, जनता ने तो बहुत प्यार इसने दिया और मैं उसके लिए मथुरा की जनता का आभारी हूँ। आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपकी पत्नी ने पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसमें भी वो हार गई। तो आखिर क्या वजह रही कि ऐसा क्यों हुआ आप दोनों? वजह कुछ नहीं रही। पत्नी ने भी जो चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, उस समय 36 हजार वोट आए थे। मैंने अब चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी से 53 हजार वोट आए थे। उससे पहले के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी उसके मुकाबले ऐतिहासिक वोट मैंने समाजवादी पार्टी के रूप में पाया था। लेकिन मैंने ये कहा ना कि एक तो पहले उस समय में राजनीति में नया था, राजनीतिक ज्ञान नहीं था। बहुत से अपने लोगों ने भी उस समय जो साथ की मैं अपेक्षा करता था वो शायद उन्होंने दिया नहीं, या उसमें कुछ हुआ ऐसा। लेकिन जहां तक मैं अपने प्रभाव से उस समय जितना भी वोट मैं लाया या मेरी पत्नी लाई, वो अब तक का समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड है। क्या लगता है आपकी मेहनत में कोई कमी रह जाती है या पार्टी का चुनाव आपसे गलत हो जाता है? नहीं, पार्टी के चुनाव मेरी मजबूरी थी। देखिए 2012 में हुआ क्या था, मैं बीएसपी में शामिल हुआ था। मैं राजनीति कभी करना नहीं चाहता था। मैं किन्हीं कारणों की वजह से राजनीति में आया था। राजनीति मेरी इच्छा नहीं, ना मेरा काम था ना मेरा धंधा था। मैंने राजनीति में कभी कोई लाभ लेने की कोशिश भी नहीं की। समाजवादी पार्टी के समय को याद करें आप तो शायद मथुरा में उस समय समाजवादी पार्टी के कोई एमएलए एमपी नहीं था। तो मुझे माननीय अखिलेश जी का भी बहुत स्नेह था मेरे ऊपर, बहुत विश्वास था। और शायद मैं बहुत बड़े बड़े काम करा पाया उस समय, कुछ न होते हुए भी। तो वो स्वर्णिम युग था मेरे लिए। 2012 से 2017 के बीच में मैंने पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा की। और
मैं शायद ऐसा राजनीतिक गूंगा मथुरा में जिस पर किसी राजनीति में किसी पर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और लोग बेईमानी करते हैं, लेकिन राजनीति में लोगों पर उंगली उठना बहुत आम बात हो गई है। और शायद मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिस पर कोई उंगली नहीं, कोई वो नहीं है, कोई आरोप नहीं है, और मैंने ईमानदारी से काम किया। पार्टी का चयन की आप बात कर रहे हो, मथुरा में मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी का, देखिए अब पार्टियां बेस वोट बैंक से चला करती है। बेस वोट बैंक मथुरा में समाजवादी पार्टी का कम है, तो उस हिसाब से वोट बैंक बहुत कम है। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने मथुरा में 2012 से 17 के बीच में जो विकास कार्य किए, और वो अभी भी लोगों के उसमें है, जहन में है। आप देख लीजिए जितने भी विकास कार्य हुए वो समाजवादी पार्टी के समय में हुए। जैसे कि पुल बना, चौकी बाग बहादुर का पुल बना, जन्मभूमि का पुल बना, जमुना जी का पुल बना, और जो बरसाने में रोपवे वाली बात है वो भी उन्हीं के टाइम में सैंक्शन हुआ। गोवर्धन में जो बजट सैंक्शन हुआ था वो भी उन्हीं के समय में हुआ। वृंदावन में जितने भी विकास कार्य हुए, या तो माननीय मायावती जी जब बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय हुए, रोड चौड़ीकरण हुआ, वृंदावन शोध संस्थान का नवीनीकरण हुआ, 100 अस्पताल बना, ये 100 फुट का रोड है जो उसको जोड़ता है एक रोड को, चकीड़ा रोड को वृंदावन, और ये भी मायावती जी के समय में बना। माननीय अखिलेश जी के समय में लोग काम हुआ। बिजली के क्षेत्र में भी जो तत्कालीन में जब जाया करता था लखनऊ, विशाल चौहान की बिजली शक्ति भवन में बैठते तो मैं उनसे कहता था बिजली, तो वो हमेशा कहते डॉक्टर साहब अखिलेश जी बहुत काम करना है बिजली के क्षेत्र में। लेकिन जितने भी बिजली घर की स्थापना हुई थी उस समय, मार्च में हुई, छाता में अखिलेश जी के टाइम में हुई, और उसका पिछले 2012 से 17 के बीच में बिजली की व्यवस्था 17 से 22 के बीच में बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उसका कारण भी शायद अखिलेश जी द्वारा किया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था वो रहा। अब जरूर कल परसों मैंने देखा था कि वृंदावन में पागल बाबा के पास जो बिजली घर है वहाँ कोई कुछ किया है। बाकी बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब इस सरकार के समय में नहीं हुआ, इसीलिए हम बिजली की व्यवस्था देते हैं। जो अच्छी व्यवस्था थी उसका कारण अखिलेश यादव द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की वजह से लोगों ने आनंद उठाया। लेकिन ये राजनीति में होता है, कोई करता है किसी को उसका श्रेय जाता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं हो। तो इस पुल का भी सब जानते हैं कि ये चौकी बाग बहादुर का ये रेलवे क्रॉस जो ओवर ब्रिज बना है अखिलेश जी सरकार में बना, और उद्घाटन बोर्ड तो माननीय योगी जी का लगा हुआ है। तो ऐसा तो होता ही है राजनीति में। लेकिन अखिलेश जी की सरकार में मथुरा में बहुत कार्य हुए। उन्होंने बिना इस बात के कि मथुरा में कोई सीट उन्होंने जीती नहीं थी, मथुरा वृंदावन के विकास पर बहुत कार्य किया। और आज जनता की जो परेशानियां वो सब देख रहे हैं, मथुरा में कितनी परेशानियां हैं। और वृंदावन तो बिल्कुल, ये मान लीजिए वृंदावन के तो लोग इतना दुखी हैं। एक तो कॉरिडोर के मामले को आप देख सकते हो, कॉरिडोर ये आप समर्थक हो सकते हैं, आप कॉरिडोर के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोधियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है। मेरे ख्याल से कोई भी आप डेवलपमेंट आप सोचते हो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जो वहाँ के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी राय को लिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, जाम की बहुत बड़ी समस्या है। वृंदावन तो इस समय वृंदावन के लोग इतने दुखी हैं कि उनकी पीड़ा को बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत दुखी है वृंदावन के लोग, और वहां पर अव्यवस्थाएं अब पैदा की। देखिए ये बात सही है कि इस शासन और पिछले शासन में हम ये देखें तो एक बहुत बड़ा होता है। पहले शासन ये सोचता था कि जनता से वार्तालाप करे, डायलॉग करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे। अब ऐसा नहीं है। अब शासन ने जो डिसाइड कर दिया उनको वो लागू करना होता है, उसी को अधिकारी लागू करने की कोशिश करते हैं। और
जनता उसमें कितना विरोध कर रही है या नहीं कर रही है, उससे शासन को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। वो कहते हैं जिद वाली बात की नहीं, हमने जो सोच लिया वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। वो वाली भावना इस शासन और शासन के लोगों में आई है। ये मैं फिर कहता हूँ, वृंदावन की जनता के लिए शासन को वृंदावन की जनता से डायलॉग करके और उनकी समस्याओं का हल देखना चाहिए। वर्तमान समय में भी क्या आप समाजवादी सरकार के साथ, समाजवादी पार्टी का ही साथ दे रहे हैं या अन्य किसी पार्टी के साथ आप देखिए, मैं टेक्निकली राष्ट्रीय लोकदल का सदस्य हूँ, टेक्निकली। ये असमंजस की स्थिति है? नहीं, असल में उसकी स्थिति तो ये मैं ये महसूस करता हूँ कि मथुरा वृंदावन में भविष्य में भी लोकदल के लिए कुछ है नहीं, और लोकदल के लिए नहीं है तो मेरे लिए भी कुछ नहीं है, मैं महसूस करता हूँ। और ये भी मैं महसूस करता हूँ कि ये लोकदल मैं मुझे ध्यान आता है 3 महीने पहले का एक किस्सा में, वो वृंदावन गया था, टीका रोड पर वहां पर एक बैरियर लगा हुआ था, मुझे किसी जगह जाना था तो एक खाली थी, तो मैंने गाड़ी सबकी जानी थी, भीड़ नहीं थी, वैसा वाला समय था, तो मैंने कहा मैं राष्ट्रीय लोकदल का काम करता हूँ, तो हमने पुलिस वालों ने मुझे साइड में, पार्षद जी की गाड़ी आई, उसको बड़े सम्मान से गुजारा गया। मैंने कहा मैं राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव भी लड़ा हूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल का आदमी हूँ, लेकिन उसने मेरी गाड़ी नहीं पास करने दी। तो फिर मैंने गाड़ी को पार्किंग में लगवा के और फिर मैं उससे गया, जो 3 व्हीलर जो होते हैं उससे गया, उसमें उठा दी थी। तो ऐसे राष्ट्रीय लोकदल कोई कुछ महत्व भी नहीं है, मतलब वृंदावन विधानसभा में तो नहीं है, बाकी और विधानसभाओं में क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। तो अब आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, उसमें क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे? बड़ा कठिन प्रश्न है ये आपका, ऐसा नहीं है, और उसका जवाब देना भी उतना ही मुश्किल है मेरे लिए। देखिए, टेक्निकली मैं इस समय मैं लोकदल का हूँ, तो और लोकदल के अकाउंट में कम से कम मथुरा वृंदावन विधानसभा नहीं जा रही है, मुझे पता है। शायद मथुरा की 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा कश्मकश के बाद मिलेगी, और वो कम से कम मथुरा वृंदावन विधानसभा नहीं होगी, ये मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। तो उस तरीके से तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस समय, मेरे पास एज ए पॉलिटिशियन कुछ करने को नहीं है, और मैं जनता की मदद करने की भी स्थिति में नहीं। आज व्यक्तिगत रूप से तो जो मदद होती है, सोशली जो होता है, वो मैं करता हूँ, पर एज ए कोई अपनी समस्या लेके आ जाए तो शायद मैं अधिकारियों से समस्या कार्य कराने में असमर्थ हूँ। अधिकारियों से मुझे एक आध बार फोन पर मिलने की कोशिश भी करता हूँ तो टाइम मिलता नहीं, और टाइम मिलता भी है और जाता हूँ तो अधिकारी नहीं मिलता। ये मेरे साथ हुआ, हो सकता है औरों की मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं अपने प्रोफेशन में ठीक हूँ, मस्त हूँ, दाल रोटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और भविष्य की तो देखिए, किसी ने 2012 का चुनाव में बिल्कुल जीतते जीतते आया, मैं मानता हूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जो मैं ओवर कॉन्फिडेंट। 2007 का भी चुनाव में अपने सिद्धांत की वजह से वो चुनाव जीतने वाला था, लेकिन बीएसपी से था, मैं बीएसपी में एंड टाइम पर बहुत सारे मैनेजमेंट करने होते हैं, वो शायद मैं क्योंकि मैंने कहा ना मन से बड़ा वैसा हूँ ईमानदार, एक बार मेरी जो बात हो गई सो हो गई। जो मैंने आपसे कमिटमेंट कर लिया सो कर लिया, मैं उसको पूरा करूंगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझसे जो कमिटमेंट किया तो आप भी उसे पूरा करें। उस समय बीएसपी में शायद नहीं हो पाया, 2012 में मैं जीतते 2017 का चुनाव शायद लड़ना है। मैं आज इस बात को दिल से स्वीकार करता हूँ, ये शायद मेरी गलती थी, माहौल उस समय तक सब बिगड़ चुका था, और 22 का मैं लड़ा नहीं, 27 का आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो बहुत ही अनायास हो जाता है, हम कल्पना भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि ये होगा ही और वो नहीं होता है। ये सब भाग्य की बात है, मुझे नहीं पता
मैं जानता हूँ मेरी उम्र 72 क्रॉस कर चुका हूँ। बहुत से लोग मेरी उम्र एसेस नहीं कर पाते, थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। कुछ लोग 60 वर्ष सोचते हैं, कुछ 62 सोचते हैं, पर ऑनेस्टली क्योंकि मैं अपनी उम्र छुपाता नहीं। वैसे भी आदमी अपनी उम्र कहाँ छुपाता है। लेकिन छुपाते हैं। 71 ईयर का मैं हो चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि इसके बाद तो 2-4 साल एक्टिव रह सकता हूँ, 5 साल रह सकता हूँ। इसके बाद ज्यादा कुछ करने की स्थिति में हूँगा नहीं हूँगा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ 77-71 साल तक आदमी है। उसके बाद तो फिर अपना तो अगर भाग्य में कुछ होगा, कुछ मिलेगा तो देखेंगे, नहीं मिलेगा तो पेन कलम और कागज अपना सलामत रहना चाहिए। दाल रोटी चलती रहती है, सामाजिक आदत भी रहता ही है, सामाजिक मैं कार्य करता ही रहता हूँ। सामाजिक कार्य के अपने कार्य होते हैं और भी कार्य होते हैं, कहीं भी भलाई का भी काम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ। एक गौशाला भी है जिसमें नियमित रूप से हर महीने में, मतलब कहने की बात नहीं है, 10वें साल से दे रहा हूँ, आज 22 ये बात हो गई। मेरा मतलब ये कि सामाजिक उसमें सक्रिय रहता हूँ, तो वो सब मेरा चल ही रहा है। राजनीति भी और सामाजिक में तो मैं बहुत अंतर नहीं मानता हूँ। सामाजिक में आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं ये सामाजिक काम कर रहा हूँ तो उससे मुझे क्या लाभ हो। राजनीति में आदमी कुछ करता है तो ये सोच कर करता है कि मैं राजनीति में मैं ये कर दूं, मुझसे मुझे इससे ये लाभ। और ये 10-15-20 साल में बहुत कुछ बढ़ा है। अब पॉलिटिक्स मीन्स कि मेरा लाभ कितना है, ये है। अब पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग ऐसे लोग सेवा भाव के रूप से कार्य करते हैं। पॉलिटिकल पहले ही आप लोगों को देखेंगे तो पहले वाले जो नेता वो आज भी मेहनत बहुत करते हैं। वो यंग जनरेशन जो आ रही है वो मेहनत में कम विश्वास है, मेहनत कम, मैनेजमेंट ज्यादा। और पुराने जो लोग हैं आज भी हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं पब्लिकली। अगर मैं कहूँ कि माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, माननीय दक्षिणा चौधरी जी, इनकी लाइफ क्या है, इनकी लाइफ सुबह से रात तक सिर्फ पब्लिक 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 और पब्लिक की सुनना और पब्लिक के काम। ऐसे हमारे पूरन प्रकाश जी हैं, बहुत से लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम लेना उचित नहीं समझता, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं नहीं मोदी योगी जी के चेहरे पे जीत जाएंगे और वो जीतते भी हैं, जीतते हैं। अब तक मोदी योगी के चेहरे पे ही चुनाव जीते जाते रहे लोग। तो ये सब समय की बात है, आगे क्या होगा ये समय बताएगा, राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा ये समय बताएगा। बस ये मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में पब्लिक दुखी, इनकम कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और सरकारी स्तर पर कोई भी काम कराना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। करप्शन बहुत बड़ा है, इसमें किसी को कोई, और ये सब बीजेपी वाले भी स्वीकार, ये ऐसा नहीं कि ये विरोधी मैं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले भी ये मानते हैं ये हुआ है। क्यों हुआ है, हम सोचते थे कि सुशासन का मतलब होता था कि करप्शन नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, इनकम लोगों की बढ़ेगी, जीवन में खुशहाली आएगी। अब आप 5 किलो गेहूं देकर सोचते हैं कि जनता खुश हो गई, या 500 रुपये महीने किसान राशि देने से जनता खुश हो गई। नहीं, जनता खुश तब होती है जब उसके जीवन में खुशहाली आती है, जब उसके बच्चे पढ़ते हैं, फ्री एजुकेशन हो, फ्री इलाज हो। ये तो सभी मानते हैं, एक अच्छे देश में फ्री एजुकेशन एंड फ्री फ्री इलाज, ये दो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और आप भी एक मुझे जो पता नहीं सरकार ने क्या सोच के किया, कैसे किया, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। हम सब लोगों की अल्प बुद्धि होती है, हम अपने दिमाग से सोचते हैं। जो स्कूल जो बंद करने का काम हुआ है, 5,000 स्कूल जो बंद हुए हैं, उसके फेवर में भी बहुत से लोग बोलते हैं कि इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, स्कूल टीचर नहीं पढ़ाते थे, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। लेकिन यदि कुछ कमियां हैं उन स्कूलों में तो उस व्यवस्था को सुधारने पर काम होना चाहिए। हुआ क्या, स्कूल को बंद करने पर काम हो रहा है। अब एक गरीब घर का बच्चा, एक गरीब घर की बेटी, छोटी सी बेटी अपने गांव में तो स्कूल जा सकती है, लेकिन अपने गांव से 5 किलोमीटर स्कूल कैसे जाएगी।
तो वो होगा ये कि वो पढ़ेंगे नहीं बच्चे। तो अंत में हम सबको शिक्षा देने वाले अभियान पर कुछ तो फर्क आएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सरकार अपने दिमाग से सोचती है, वो कैसे सोचेगी, उसको क्या फायदे इसमें, इससे जनता को क्या फायदा होने वाला है, वो सरकार जाने। लेकिन मेरे हिसाब से ये निर्णय देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जिनके माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, उनके लिए बहुत ही दिक्कत तलब हुआ, नुकसान हुआ। उनके बच्चे जो हाई स्कूल इंटर करके ये तो हो जाता था कि अब पढ़े लिखे आगे माँ बाप भेजेंगे नहीं बच्चों को स्कूल में, तो मुझे लगता है इससे गरीब बच्चों के शिक्षा के स्तर पर और फर्क पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ जुड़े रहे मथुरा के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और उसमें बताया वर्तमान सरकार की कई सारी कमियों को, खामियों को। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो उन्होंने विधानसभा के लिए कुछ भी सोचा नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा वो तो ईश्वर ही जाने, और उन्होंने भी अपने भाग्य पर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए डीजी न्यूज के चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।